दोस्तों लॉकडाउन के बाद 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और ये 5 राज्य काफी महत्वपूर्ण है हर एक पार्टी के लिए कि वो किस राज्य से जीत सकते हैं। और बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, यूपी समेत कुछ और राज्यों की हम बात करेंगे। किस प्रकार के आंकड़े इन 5 राज्यों के सामने निकल कर आ रहे हैं। जहां दोस्तों अगर चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होने वाले हैं और जल्द इसकी जो है तारीखों का ऐलान होगा और इसकी तैयारियां काफी समय पहले से ही चल रही हैं और अभी भी इसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, क्योंकि बिहार वो राज्य है जो काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और बिहार में वर्तमान में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। अब क्या होगा, बिहार 2020 में चुनाव होने हैं तो किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि कुछ सवाल हैं जो कि आपके जवाब जानना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार से आपके जो जवाब रहेंगे उसके भी आंकड़े एक नए वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो एक आईडी से आप एक ही बार जो है सवाल का जवाब रखें अपना कमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन बिहार में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकता है, ये सवाल है। तो इस पर अपनी राय रखिए। वर्तमान में अगर बात करें तो आरजेडी जो नेता हैं वो काफी यहां पर प्रचलित चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है और मेन जो लड़ाई है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो नीतीश कुमार और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के बीच ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो पहले आंकड़े निकले थे आज की कंडीशन में और जो पहले के आंकड़े जो निकले थे उसमें अंतर आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अपनी राय रखिए। इसके बाद आपके जो कमेंट है उनको देखकर एक नए आंकड़े के आधार पर आपको इस प्रकार का सर्वे दिखाएंगे कि बिहार में कौन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के लिए जो आंकड़े निकले थे वो किस प्रकार से थे और आज अगर चुनाव होते हैं तो वो किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। जेडीयू जो है वो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में थे तब ये आंकड़े बने थे। अब आंकड़े कुछ और बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो यहां पर अनुमान है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन इस चुनाव में रहेगा, क्योंकि वर्तमान में इनकी ही सरकार है और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होता है तो फिर किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं। अगर बात करें जेडीयू को 2015 में 71 सीटें हासिल हुई, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी, 80 सीटें हासिल हुई, कांग्रेस को 27, बीजेपी 53, एलजेपी 2, हम पार्टी को 1, आरएलएसपी को 2, उधर के लिए 3 और इंडिपेंडेंट के खाते में 4 सीट बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में गई। वही बात करें बिहार के लिए तो 5 चरणों में यहाँ पर बिहार में चुनाव हो सकता है और जल्द इसकी जो है घोषणा भी हो सकती है। अगर बात करें तो जो पहला 2015 में चुनाव हुए थे लगभग उसी अगर बेस पर चुनाव हुए तो लगभग 12 अक्टूबर को पहला चरण का चुनाव होगा, दूसरा चरण 16 अक्टूबर को, तीसरा चरण 28 अक्टूबर को और चौथा चरण 1 नवंबर और पांचवा चरण 5 नवंबर को यहाँ पर संपन्न होगा। मतगणना इसकी लगभग 8 नवंबर के आसपास हो सकती है। अगर इस प्रकार की जो चुनावी घोषणाएं होती है तब ये आंकड़े यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए गठबंधन किस प्रकार के बन सकते हैं, क्योंकि गठबंधन ही तय करेंगे बिहार में किस प्रकार की सरकार बनेगी और लेकिन गठबंधन किसके साथ होगा। क्या कांग्रेस आरजेडी का एक बार फिर से हिस्सा बनता है तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या यहाँ पर आंकड़े बनेंगे, कांग्रेस आरजेडी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के लिए बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वर्तमान में सरकार में है, लेकिन बीजेपी यहां पर दावा रख रही है, कई ऐसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कि इस बार वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर क्या होगा बिहार में, क्या बीजेपी इतना आंकड़ा प्राप्त अपने दम पर कर पाएगी या फिर जेडीयू के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। तो क्या जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के साथ खुश रहेंगे, इस पर अपनी राय रखिए। बात करेंगे अन्य के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, इस पर अपनी राय जरूर रखिए। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो फिलहाल के आंकड़े हैं इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं और इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनती नजर आ रही है। आरजेडी प्लस यहाँ पर कांग्रेस 20 सीट है, यानी जो आंकड़ा है बहुमत का वो है 122 सीटों का करीब जो है आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन आ सकता है। अगर महागठबंधन हो जाता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तो फिर कांग्रेस आरजेडी यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पास पहुंचती नजर आ रही है। भाई बात कर लेते हैं बीजेपी के लिए तो बीजेपी अपने दम पर 60 सीटें और यहाँ पर जेडीयू के साथ जो है 60 सीटें, यानी 120 का आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू को भी मिल रहा है, लेकिन पूर्ण बहुमत तक अब पहुंचते नजर नहीं आ रहा है, कुछ सीटों की जरूरत होगी। एलजेपी की अगर बात करें तो फिलहाल उनका दावा है कि वो अकेली चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर उनका सहयोग बीजेपी और जेडीयू को मिल जाता है तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सरकार में वापसी कर सकती है। अब बात कर लेते हैं असम विधानसभा चुनाव 2021 में होना है।
तो असम के लिए क्या आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। 126 सीट वाले असम के लिए 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। अब अगर बात करें तो असम में किस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं और किस पार्टी को यहाँ पर कितना यहाँ पर वोट परसेंट मिलता नजर आ रहा है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और अगर बात करें तो यहाँ पर 31% लोगों का मानना है कि वापस से बीजेपी की वापसी हो सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए 17% और यहाँ पर AIUDF के लिए 8 और यहाँ पर अन्य पार्टी के लिए 12% लोगों का मानना है। लेकिन ये तो आंकड़े पुराने हैं। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, आपके हिसाब से इस बार असम के लिए कौन नेता सबसे लोकप्रिय है और कितने परसेंट के साथ वो सरकार में वापसी करेंगी। वर्तमान की अगर बात करें तो जिस प्रकार के आंकड़े हैं और जिस प्रकार से गठबंधन होते हैं, एनडीए जो है असम के लिए अगर बात करें तो असम गण यहाँ पर परिषद और यहाँ पर बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी और बीजेपी, तीन पार्टी असम में फिलहाल जो है सरकार में है। यूपीए की बात करेंगे और यहाँ पर सिंगल पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए कितने आंकड़े आ सकते हैं यहाँ पर असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए। असम विधानसभा चुनाव 2016 के आंकड़े दिखाएं तो भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर सिमटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 26, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी जो 13 सीटों पर, असम गण परिषद 14 और बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी 12, यहाँ पर इंडिपेंडेंट को 1 सीट, तो टोटल यहाँ पर 126 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। लेकिन अब क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं 2021 के लिए। प्रकार के आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। इसमें बीजेपी जो है तरफा जीत हासिल करती नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा था असम में जो इस प्रकार के लिए बीजेपी ने नई घोषणाएं की थी, जिससे जो असम के लिए यहाँ पर काफी मदद भी मिली है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। देखिए 31% बीजेपी के साथ यहाँ पर वोट परसेंट जा सकता है और 68 सीटें आ सकती हैं बीजेपी के लिए और अपने दम पर यहाँ पर आंकड़ा निकल कर आ रहा है बीजेपी के लिए कि वो 2021 में वो जीत दर्ज कर सकते हैं। कांग्रेस को 17%, यहाँ पर 17 सीटें, बोडोलैंड फ्रंट पार्टी के लिए 10 सीट आ सकती है, उधर के लिए 3 सीट असम विधानसभा चुनाव 2021 में आ सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है 2021 में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, काफी महत्वपूर्ण राज्य होने वाला पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के लिए क्या आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं और सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल ही माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर ममता सरकार है और काफी समय से है। लेकिन बीजेपी ने अब तक पश्चिम बंगाल में एक भी बार सरकार बना नहीं पाई है। तो क्या 2021 में पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार की वापसी होगी? होगी तो होगी, कैसे होगी? इस पर हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल के लिए 148 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। अगर बात करेंगे 2021 में कितनी सीटें किस पार्टी को आ सकती हैं, देखिए अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 4 बड़े दल इस वक्त सामने हैं, जिनमें अगर बात करें तो सबसे बड़ा दल जो है पश्चिम बंगाल यानी टीएमसी है, उसके बाद CPIM है, कांग्रेस है, बीजेपी है। लेकिन एक और नई पार्टी यहाँ पर AIMM जो कि अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी चुनावी मैदान में उतरती है। यानी चारों तरफ से ममता बनर्जी को नुकसान पश्चिम बंगाल में हो सकता है। इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इस बार का चुनाव टीएमसी विशेष बीजेपी होने वाला है, लेकिन कुछ और पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में कुछ पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती हैं। अब बात करेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और CPIM गठबंधन के अनुमान है कि ये पार्टी गठबंधन में आ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस और CPIM का पहले काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इनकी सरकार काफी समय रही थी। लेकिन वर्तमान की क्या आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए निकल कर आ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से टीएमसी जो है सबसे बड़ी पार्टी, 140 सीटों के आसपास सीटें इनको आ सकती हैं। कुछ सीटें प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनका आंकड़ा बड़ा है, उसी आंकड़ों के आधार पर अगर देखी जाए तो बीजेपी 110 सीटों के आसपास यहाँ पर सीटें ला सकती है। कांग्रेस के लिए 15, CPIM को 5, उधर के लिए यहाँ पर 23 सीटें यहाँ पर आ सकती है। यानी लड़ाई बीजेपी और यहाँ पर टीएमसी के बीच ही होगी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिए कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, क्योंकि आपकी राय पश्चिम बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के लिए। तो गुजरात में होने वाला चुनाव जो है 2022 में होगा, लेकिन गुजरात वो राज्य है जो बीजेपी यानी मोदी सरकार का गढ़ माना जाता है
और कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने गढ़ में 2000 जो चुनाव हुए थे 17 में, वहां पर काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। 182 सीटों वाले 92 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। 2017 के आंकड़े आपको दिखाते हैं। यहां पर गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें हासिल हुई। वही नेशनल कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें, यानी कुछ ना कुछ 2022 चुनाव में गुजरात में देखने को मिल सकता है। और इंडिपेंडेंट को यहाँ पर 3 और अन्य पार्टियों के लिए कुछ सीटें गई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे 2 बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला गुजरात में होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े निकले थे उससे साफ तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला चुनाव गुजरात के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे भी पहले अगर बात करें तो जिस प्रकार के जो आंकड़े रहे थे काफी समय के लिए, अगर बात करें तो 1962 से कांग्रेस की सरकार रही और काफी समय तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन अगर यहां पर अगर देखें तो 1995 के दशक से जो है बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार में वापसी की और अब तक बीजेपी की सरकार रही है। तो क्या 2022 में कुछ नया होने वाला है, इस पर आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो किसे कितनी सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को 98 सीटें प्लस या माइनस हो सकती है अनुमान के हिसाब से। कांग्रेस को 81 सीटें प्लस या माइनस हो सकती हैं। कुछ अन्य की सीटें भी इस बार काफी महत्वपूर्ण होंगी कि अगर मान लीजिए कि जो पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो काफी महत्वपूर्ण में रहेंगी कि वो किसके साथ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो काफी कड़ा मुकाबला गुजरात में देखने को मिल सकता है। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लिए 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। और जिस प्रकार के आंकड़े 2017 में बने थे किसी ने सोचा नहीं था और सबके ओपिनियन यहां पर गलत साबित हो गए थे। तो क्या 2022 में फिर एक बार फिर से जो ओपिनियन है वो गलत साबित होंगे या फिर जो आंकड़े यहां पर निकले हैं उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार वापसी करेगी? इस पर भी हम आपको आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव इस बार काफी यहां पर की परफॉर्म अच्छी देने की कगार पर हैं और उनका मानना है कि इस बार उनकी 350 सीटों के पार उनकी सरकार में वापसी होगी। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि इस बार और ज्यादा सीटें वो अपने दम पर लाएंगे। तो कांग्रेस का यहां पर दावा है कि इस बार उनकी सरकार होगी। तो किस प्रकार के आंकड़े उत्तर प्रदेश के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं? अब सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री सबसे अच्छा हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अखिलेश यादव जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहे हैं और यादव वोटर्स काफी रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की वापसी हो सकती है। तो योगी आदित्यनाथ किस दम पर इस बार वापसी करेंगे? और यहाँ पर अगर बात करें तो मायावती जी किस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती हैं। भाई इस बार कांग्रेस वार्डा जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हैं, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए काफी समय से जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी दौरों पर भी रही हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए भी इनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया। लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए किस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, इससे पहले हम नजर डालते हैं 2017 इलेक्शन में किसको कितनी सीटें हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें हासिल हुई और इन 312 सीटों का किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन इनको इतनी सीटें हासिल हुई। लेकिन 2022 में कितनी सीटें हासिल हुई? क्या बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर एसपी और कांग्रेस महागठबंधन एक बार फिर से होगा जिस प्रकार से लोकसभा में हुआ था? क्योंकि बीजेपी से अकेले यहाँ पर एक एक पार्टी को यहाँ पर अपने दम पर सरकार में वापसी करने के लिए यहाँ पर दरवाजे खुलते नजर नहीं आ रहे। अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर कुछ आंकड़े आस की जा सकती है कि इनकी सरकार में वापसी हो सकती है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर 403 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। अपने दम पर सपा के लिए 50 सीटों के आसपास सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन गठबंधन होता है, महागठबंधन होता है तो फिर ये बहुमत में पहुंच सकते हैं, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया गया लोगों का मानना है। और भाजपा अपने दम पर 270 सीटें यहाँ पर लाती नजर आ रही है, यानी ये सरकार में एक बार से उनकी वापसी हो रही है। वहीं बसपा जो है 36 सीट तो कांग्रेस 22 सीटों के आसपास आ सकती है, अन्य खाते में 15 सीट। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन अगर हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं
यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को कितनी सीटें आ सकती हैं, यहाँ पर एसपी के लिए कितनी सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को और बसपा के लिए कितनी सीटें आ सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। कुछ विश्लेषण, ओपिनियन पोल और कमेंट के आधार पर जो आंकड़े निकले थे वो आंकड़े आपको मैंने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, यूपी के लिए दिखाए हैं। लेकिन कुछ और राज्य हैं छोटे छोटे। लेकिन आपको क्या लगता है, लॉकडाउन के बाद इन 5 राज्यों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और इस प्रकार की और जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।